हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज के क्लास में हम भारतीय संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको संशोधन के बारे में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान संशोधन के कुछ प्रमुख बचे हुए संशोधन। तो देखिए, इसमें जो अगला संविधान संशोधन होता है वह है 7वां संविधान संशोधन। तो जो 7वां संविधान संशोधन होता है यह कब हुआ था? तो 1956 में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में। अब इसमें हुआ क्या क्या था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली बात ये कि इस समय हम देखते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह अधिनियम पारित किया जाता है, यह संशोधन संसद में पारित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा संशोधन था जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 7वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब इसके बाद में इसमें पहला प्रावधान होता है कि क ख ग घ श्रेणी के जो राज्य थे, तो इन राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटना था या विभाजित करना था। ये इस संशोधन का उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा संशोधन था जिसके तहत हमारे भारत को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 7वां संविधान संशोधन। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इन राज्यों के नामों और सीमाओं का वर्णन भी इसमें किया जाता है। इसके बाद फिर अगला संविधान संशोधन आता है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इस संविधान संशोधन में क्या होता है, तो इसमें कुछ देखिए महत्वपूर्ण इसके प्रावधान। तो अनुच्छेद 19 में, ठीक है, तो जो अनुच्छेद 19 था इसमें दिए गए पहले से जो 3 अधिकार थे, तो 3 अधिकारों में जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, तो वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन को आयोजित करने का अधिकार, और इसके बाद में संघ बनाने का अधिकार या संगठन बनाने का अधिकार। तो फिर इसमें क्या प्रावधान हुआ, तो इसमें युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति किसको दे दी गई? राज्य को दे दी गई। मतलब जो उचित प्रतिबंध होता है, तो उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति राज्य को दे दी जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो व्यक्ति के जो मन में आता बोलता। कई बार क्या होता है, सांप्रदायिक भाषण देते हैं कुछ लोग, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये संशोधन किया जाता है। इसके बाद में अब सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार दे दिया, तो पता चला कि गैर कानूनी सम्मेलन आयोजित किया या फिर उस सम्मेलन के दौरान ऐसी बातें कही जाती है जिससे देश में हिंसा भड़क सकती है या हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है, या फिर इसके बाद में जो संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, तो पता चला कि संगठन बना लिया और ये देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे संगठन पर, ऐसे भाषण पर, ऐसे सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह संशोधन किया जाता है। तो इसका नंबर था 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें किया जाता है कि तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है और प्रतिज्ञान में संशोधन कर यह जोड़ा जाता है, और इसके बाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए शपथ लेते थे। ध्यान रखें, इसमें यह प्रावधान किया जाता है। तो पहले भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए या वचनबद्ध होने के लिए पहले ऐसा शपथ में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जब यह संशोधन होता है तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो भी शपथ लेंगे, मतलब तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी शपथ लेते हैं, तो शपथ के दौरान ये एकता और अखंडता की भी शपथ जरूर लेंगे। ये इसमें प्रावधान किया गया था। जबकि इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले भारत की एकता और अखंडता की शपथ नहीं लेते थे। इसके बाद फिर अगला जाता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 1967। इसमें क्या हुआ, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का प्रावधान है। तो वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो इन राजभाषाओं में पहले कितनी थी, तो पहले 14 राजभाषाएं थी, और 15वें नंबर की जो राजभाषा जोड़ी जाती है उसका नाम होता है सिंधी। तो ये सिंधी कब जोड़ी जाती है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967
आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अब इसमें क्या किया जाता है तो देखिए, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि देशी रियासतों के प्रमुख, तो जो भी देशी रियासत के प्रमुख होते थे, मतलब राजा महाराजा होते थे, तो उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे, उनके विशेष अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसी समय हम देखते हैं कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो जो देशी राजा महाराजा थे और उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी थे, तो उनको पहले से जो रियायत दी गई थी उसको समाप्त करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया जाता है और अनुच्छेद 363 का खंड क इसे संविधान में जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो देशी रियासत के राजा महाराजा होते थे उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे, उनकी समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन में किया गया था, तो इस संशोधन का नाम आपको याद रखना होगा। और इस संविधान संशोधन के तहत जो राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार दे रखा था, उन अधिकारों को इस संशोधन के तहत या इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उसे समाप्त कर दिया जाता है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, तो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन हुआ तो देखिए, इसमें राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है, तो अध्यादेश जारी जब हमारे राष्ट्रपति करते हैं, अध्यादेश क्या होता है तो इसको याद रखेंगे कि आर्टिकल 123 या अनुच्छेद 123 के तहत हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जब हमारी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उसी समय कानून बनाने की आवश्यकता है। तो इस परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इसमें वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून में होती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि जब हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है, तो राष्ट्रपति का समाधान अंतिम बनाया गया है। मतलब जब राष्ट्रपति को यह ज्ञान हो या उसका समाधान हो जाए हमारे राष्ट्रपति को, तो वही अंतिम होगा। हमारे राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो उन्होंने सोच समझकर इसे जारी किया है। आ रहा समझ में? अर्थात क्या हो जाएगा कि मतलब जो अध्यादेश होगा इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, हमारा न्यायालय या हमारे न्यायपालिका इसका अवलोकन नहीं कर पाएगी। ये इसमें प्रावधान कर दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है प्रावधान इसमें कि जो अनुच्छेद 352 था, तो अनुच्छेद 352 को संशोधित किया जाता है और राष्ट्रपति को विभिन्न आधार पर भिन्न भिन्न आपात उद्घोषणाएं, मतलब संकट के समय, आपातकाल के समय कुछ घोषणाएं जारी करने तथा उन्हें आपात उद्घोषणा के बाद या उसके बावजूद किसी अन्य नए आधार पर भी अन्य या जो दूसरी आपात उद्घोषणाएं होती हैं या दूसरी संकट काल में कोई घोषणाएं करना हो, तो यह भी हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तो करते हैं, इसके साथ साथ मान लो अगर और कोई दूसरी आपदा आ जाती है या और कोई दूसरी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस आधार पर भी हमारे राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को शक्ति दे दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला संविधान संशोधन देखिए इसमें 39, तो 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं तो इसमें देखिए फर्स्ट प्रोविज़न, तो इसमें आ जाता है कि संसद को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और संसद इस संबंध में जो भी कानून बनाती है तो उस विधि के तहत या उस कानून के तहत किसी भी अधिकारी या किसी भी संगठन या किसी भी निकाय के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या न्यायालय में उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और न ही हमारा न्यायालय या हमारी न्यायपालिका इसका पुनर्विलोकन कर सकती है। ये इसमें प्रावधान किया जाता है 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें किया जाता है कि हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के जब चुनाव होते हैं तो उनको चुनाव के या उनके चुनाव को शून्य घोषित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य किया जाएगा तो उनके कार्य अमान्य नहीं होंगे। मतलब यदि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ
और उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाए कभी, तो उस समय हमारे राष्ट्रपति ने या हमारे उपराष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए हैं ये कार्य मान्य होंगे, ये इसमें संशोधन में प्रावधान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसमें, या अगला संविधान संशोधन आता है 43वां 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977। अब इस संशोधन में क्या होता है, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 31 के खंड घ या अनुच्छेद 31 या 31 का पार्ट डी, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि संसद को राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां होती हैं या जो सम्मेलन होते हैं, ठीक है, तो इनके नियंत्रण के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई थी। लेकिन यह शक्ति इस अधिनियम के तहत, यह संसद की यह शक्ति इस संशोधन के तहत समाप्त कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है, सम्मेलन होता है, तो इन पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की शक्ति जो संसद को दी गई थी, तो यह किस संशोधन के तहत समाप्त की जाती है, तो ये संशोधन नंबर आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर इसे में यह प्रोविजन किया जाता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए उन प्रावधानों को भी समाप्त कर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट या हमारे उच्चतम न्यायालय और जो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करते थे, ये भी इस संशोधन के तहत समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला संशोधन आ जाता है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए इसमें कि जो साधारण चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है। तो जब हमारे भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी की सरकार के समय यह संशोधन किया गया था। फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई बार इससे पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला अमेंडमेंट आता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। इसमें प्रावधान किया जाता है कि अनुच्छेद 239 के खंड क और क को जोड़कर दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी में प्रावधान किया गया था कि 1991 में जो केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया जाता है, ये एनसीआर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब किया गया था, तो ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के अकॉर्डिंग किया जाता है। और इसी अमेंडमेंट में या इसी संशोधन में दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी इसी संशोधन के तहत की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है एनसीआर, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि दिल्ली और पांडिचेरी, तो पांडिचेरी को पुदुचेरी भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन दोनों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार इन्हें दिया जाता है। या जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इन दोनों ही विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें प्रावधान किया जाता है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में 3 और नई भाषाओं को शामिल कर लिया जाता है। तो 3 और कौन कौन से राजभाषाएं हो जाती हैं, तो इसमें कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, मणिपुरी जो मणिपुर में बोली जाती है, नेपाली जो बिहार का नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर नेपाली बोली जाती है। तो ये 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि तमिलनाडु राज्य में जो पिछड़े वर्ग के लिए इसमें शिक्षण संस्थान और राज्य में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
इसके बाद फिर अगला आ जाता है 77 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इसमें प्रावधान किया जाता है कि राज्य के अधीन जो अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और इस संबंध में हम देखते हैं कि संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है जिसको हम अनुच्छेद 16 का खंड 4 क, ठीक है, इसको कहते हैं। तो संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, वह अनुच्छेद कौन सा था? तो अनुच्छेद 16 का खंड 4 क, ये इसमें जोड़ा जाता है, आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है 81 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है? तो इसमें यह लिखा जाता है कि अनुच्छेद 16 में एक नया उपखंड 16 का खंड 4 का उपखंड ख, यह इसमें जोड़ा जाता है। और इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य के द्वारा आमंत्रित जो आरक्षित रिक्त स्थान होते हैं या रिक्तियां होती हैं, तो इनको किसी भी वर्ष या किसी वर्ष न भरे जाने की स्थिति में ऐसे जो रिक्त पद होते हैं या रिक्तियां होती है, इनको अलग श्रेणी में रखकर आगामी वर्ष में इन्हें भरा जा सके, यह प्रावधान इसमें किया गया था। फिर इसके बाद में अगला इसमें आ जाता है कि आगामी वर्ष में इन रिक्तियों को या इन रिक्त स्थानों को, खाली स्थानों को वर्ष के लिए आरक्षित 50% या आरक्षित 50% की सीमा में इन्हें शामिल नहीं माना जाएगा। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 81वां संविधान संशोधन में किसका प्रावधान था, तो इसका मतलब ये हो जाता है, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो अनुच्छेद 16 है इसमें एक नया उपखंड जोड़ा जाता है। तो 16 का खंड 4 का उपखंड ख, ये इसमें जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान किया गया कि मान लीजिए कि कोई पद खाली रह जाता है तो उसको आने वाले वर्ष में उसको भरा जा सकेगा, आ रहा समझ में। और आगामी वर्ष में जब इन रिक्तियों को उस वर्ष के लिए आरक्षित 50% की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला संशोधन हो जाता है 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, ठीक है, 2000 में ही फिर 82वां संविधान संशोधन लाया जाता है। इसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, तो संविधान का अनुच्छेद, तो संविधान के अनुच्छेद 335 में एक प्रावधान जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान किया गया कि संघ एवं राज्यों की सेवाओं में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित जो रिक्त पद होते हैं, तो आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरते समय उनकी योग्यता, ठीक है, अर्हता या योग्यता अंक एवं उनके मूल्यांकन के मानकों में भी कमी की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001। तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो उसमें परिसीमन के लिए डिलिमिशन इसको कहा जाता है। तो परिसीमन के लिए 1971 एवं 2000 की जनगणना के स्थान पर 2026 की जनगणना को आधार माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? जब भी परिसीमन किया जाता है तो उसमें सदस्यों की संख्या या जो सदस्यों की संख्या होती है वह बढ़ती है, लेकिन इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक कोई सीट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब भी परिसीमन किया जाएगा तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर राज्यों के भीतर परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया और आधार बनाकर प्रक्रिया को प्रारंभ करने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि राज्यों के भीतर हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसी राज्य में ज़्यादा हो रही है, किसी राज्य में कम हो रही है। तो इसी के कारण हम देखते हैं कि प्रतिनिधित्व का आदर्श लागू नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये 2026 की जनगणना को आधार माना गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब तक 2026 तक लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 2001 में ऐसा प्रावधान किया गया था और इस संशोधन का नंबर था 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
यूपीएससी में और इसके अलावा एमपीपीएससी में और जो अदर स्टेट की पीएससी होती है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा एक अधिनियम है या वह कौन सा संशोधन है जिसमें प्रावधान किया गया है कि 2026 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये संशोधन आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए अगला 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। तो 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसमें यह प्रावधान किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 का उपखंड क इसमें संशोधन किया गया और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में लागू होने वाला आरक्षण ये परिणाम और वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था इसमें की गई। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? मतलब सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति को जनजातियों को जो आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में तो उसमें उनका रिजल्ट देखा जाएगा और सीनियरिटी के आधार पर वरिष्ठता के आधार पर उन्हें पदोन्नति दी जाएगी। यह प्रावधान इसमें किया जाता है। इसके बाद फिर इस संशोधन को कब से लागू किया गया था? तो 17 जून 1995 से यह संशोधन लागू कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब इसमें देखिए यह प्रावधान किया जाता है कि 24वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को बदलते हुए सभी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाए जाने का प्रावधान इस संशोधन में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें आता है कि अनुच्छेद 330 को संशोधित किया गया और यह भी प्रावधान किया जाता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्धारण 1991 के स्थान पर अब किसको माना जाएगा? तो 2001 की जनगणना के आधार पर इन्हें माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा ये संशोधन का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद का जो बचे हुए संशोधन है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।